Hello everyone and welcome to FG Law Kit। आज की वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ के केसेस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का पहला केस है बेरूबारी यूनियन का। ये केस इंडिया की पार्टीशन और आज़ादी से पहले का केस है। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 लाया था। इस एक्ट के साथ ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश इंडिया की आज़ादी के बाद दो डोमिनियन सेटअप किए जाएंगे और इनका नाम होगा इंडिया और पाकिस्तान। इस केस का सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन बेरूबारी यूनियन लोकेटेड था बंगाल प्रोविंस में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बंगाल प्रोविंस के रिगार्डिंग ये प्रोविजंस थे कि बंगाल प्रोविंस को डिसॉल्व करके वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बना दिए जाएंगे, जो इंडिया और पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे रिस्पेक्टिवली। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल की बाउंड्रीज डिटरमिन करने के लिए गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई थी एक बाउंड्री कमीशन सेटअप करने की बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। जब तक ये बाउंड्री कमीशन सेटअप ना हो तब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने ये डिलीनिएट किया था कि एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में जो बंगाल प्रोविंस स्पेसिफाइड है वो ईस्ट बंगाल को दे दिया जाएगा और रिमेनिंग जगहें वेस्ट बंगाल कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। सब्सिक्वेंटली गवर्नर जनरल एक बाउंड्री कमीशन को सेटअप करते हैं विद सिरिल रैटक्लिफ एज इट्स चेयरमैन। इस कमीशन को अपने चेयरमैन का नाम मिला और इस कमीशन ने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की बाउंड्रीज को डिमार्केट किया ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन इन द अर्स्टवाइल प्रोविंस ऑफ बंगाल। रैटक्लिफ कमीशन ने अपना काम करके अपनी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को दी, जिसको रैटक्लिफ अवार्ड बोला जाता है। इस अवार्ड के आने के बाद कई साल तक इंडिया और पाकिस्तान में कई डिस्प्यूट्स आई, पर पाकिस्तान ने कभी बेरूबारी यूनियन से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस रेज नहीं की। पर अल्टीमेटली 1952 में पाकिस्तान ने बोला कि बेरूबारी यूनियन ईस्ट बंगाल में आना चाहिए। इससे स्टार्ट हुई एक सीरीज ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जो 1958 तक चली एंड फाइनली इंडिया और पाकिस्तान ने ये डिस्प्यूट एक अग्रीमेंट के थ्रू सेटल की। इस अग्रीमेंट के थ्रू बेरूबारी यूनियन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस मूव की वैलिडिटी जानने के लिए प्रेसिडेंट ने ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा और इसमें 3 इश्यूज लाए गए। पहला इशू कोर्ट की कंसिडरेशन में ये था कि क्या बेरूबारी यूनियन की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कोई लेजिस्लेटिव एक्शन या लॉ लाना जरूरी है। दूसरा इशू ये था कि अगर लेजिस्लेटिव एक्शन लेना जरूरी है तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 सफिशिएंट होगा या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तीसरा इशू था कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को बेरूबारी यूनियन जैसी अग्रीमेंट इंप्लीमेंट करने की पावर देता है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने की नीड है। अब आते हैं इस केस के कंटेंशंस पर। इस केस में गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट ये थी कि बेरूबारी यूनियन पाकिस्तान को देना सेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि बेरूबारी यूनियन का पार्टीशन पहले रैटक्लिफ अवार्ड की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से नहीं हो पाया था। अवार्ड की सही इंटरप्रिटेशन की जाए तो बेरूबारी यूनियन का डेजिग्नेटेड पार्ट पाकिस्तान का ही है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट ये कंटेंशन उठाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एज सच इंडियन टेरिटरी को पार्लियामेंट की पावर्स के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद भी। इस आर्ग्यूमेंट को फर्दर करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी का भी सपोर्ट लिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया न्यू टेरिटरीज एक्वायर कर सकता है। इस आर्टिकल को इंटरप्रेट करते हुए ये कंटेंट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ टेरिटरीज एक्वायर करने का प्रोविजन दिया है, सीड करने का नहीं। इस केस की जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में चेंजेस ला सकता है थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 अगर वो करना चाहे तो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है एंड एज सच वो कॉन्स्टिट्यूशन में लेड डाउन आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करने का टूल नहीं बनाया जा सकता है। फर्दरमोर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आर्टिकल्स का ओरिजिन नहीं है, जिसकी वजह से आर्टिकल्स को अपनी पावर मिलती है। इस वजह से प्रियम्बल लेजिस्लेचर को अपने फंक्शंस कैरी आउट करने से रोक नहीं सकता। अब आते हैं अगले केस पे जो है जॉली जॉर्ज वारगीज वर्सेस द बैंक ऑफ कोचिन। इस केस में जॉली जॉर्ज के अगेंस्ट केरला हाई कोर्ट में बैंक ऑफ कोचिन ने मनी डिक्री एनफोर्स करने के लिए सूट फाइल किया एंड कॉन्सिक्वेंटली जजमेंट बैंक ऑफ कोचिन के फेवर में डिलीवर हुई। हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जॉली जॉर्ज की सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल पे पुट अप कर दी और उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी इशू करवा दिया। जॉली जॉर्ज ने अपने अरेस्ट के अगेंस्ट रिविजन अपील डाली जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी एंड फिर एपेलेंट ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील फाइल करी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास 2 इश्यूज आए। 1, क्या इंटरनेशनल लॉ के परव्यू से किसी डेटर को कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी इन्फोर्स करने के लिए इम्प्रिजन करना जस्टिफाइड है। इस इशू के कोर में इंडिया रैटिफाइड इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 11 है। 2, क्या डेटर को उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव करना जस्टिफाइड है जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट डिस्चार्ज हिज कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। इस इशू का एसेंस मेनका गांधी की जजमेंट में बेस्ड है। अब आते हैं दोनों साइड्स की कंटेंशंस पर। एपेलेंट ने ये आर्ग्यू किया कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इंडिया का पार्ट है एज इंडिया उसका सिग्नेटरी है
एज सच इंडिया के कोर्ट्स को इस कॉवेनेंट को रिस्पेक्ट करते हुए अपने डिसीजंस डिलीवर करने पड़ेंगे। फिर एपलेंट ने ये कंटेंट किया कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया था कि फंडामेंटल राइट्स की इंटरप्रिटेशन उनके वाइडेस्ट सेंस में करनी चाहिए रादर देन उनकी जुडिशियल कंस्ट्रक्शंस के थ्रू। डिफेंडेंट का कंटेंशन ये था कि इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल कोर्ट्स में एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज उनको अप्लाई करने के लिए पहले उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा म्यूनिसिपल लॉ में बाय वे ऑफ लेजिस्लेशन। कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये स्टेट किया कि इंटरनेशनल लॉ के ब्रीच की रेमेडी म्यूनिसिपल कोर्ट्स में नहीं मिल सकती है एज वो म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड कोर्ट ने यह माना कि एपलेंट की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट हुआ है बाय द अरेस्ट इशूड बाय द हाई कोर्ट। इस पॉइंट को फर्दर एलैबोरेट करते हुए कोर्ट ने यह जज किया कि जिस प्रोविजन से एपलेंट को अरेस्ट इशू हुआ था उसकी इंटरप्रिटेशन में हाई कोर्ट ने गलती की है। कोर्ट ने ये नोट किया कि सिर्फ डिफॉल्ट एंड डिस्चार्जिंग मनी डिक्रीज सफिशिएंट नहीं है अरेस्ट इशू करने के लिए। डेटर के एक्ट्स में मैलिशियस इंटेंट साबित करना ज़रूरी है फॉर अरेस्ट। अपनी जजमेंट कंक्लूड करते हुए कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट को ये केस रीएडजुडिकेट करने का ऑर्डर दिया। अगला केस है वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को इनिशिएट किया गया था बाय एन एनजीओ इन द फॉर्म ऑफ अ पीआईएल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के थ्रू। पीआईएल का प्राइमरी कंसर्न था पोल्यूशन जो कि तमिलनाडु में बेस्ड टैनरीज और बाकी इंडस्ट्रीज के थ्रू किया जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। इस अनट्रीटेड सीवेज को डिस्चार्ज किया जा रहा था एग्रीकल्चरल लैंड्स, ओपन लैंड्स, वाटरवेज और पलार रिवर में जो कि वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स का मेन सोर्स ऑफ वाटर था। पीआईएल में ये भी स्टेट किया गया था कि पलार रिवर का वाटर सरफेस और रिवर के नीचे वाली सॉइल पूरी तरीके से पोल्यूट हो चुकी थी एंड इस कारण वहाँ के रेजिडेंट्स को पानी नहीं मिल पा रहा था। तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए सर्वे में ये पाया गया कि 35,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड्स या तो पार्शली वरना पूरी तरह से एग्रीकल्चर करने के लिए अनफिट हो चुकी हैं। ये पोल्यूटेड लैंड्स सिर्फ टैनरीज के सराउंडिंग एरियाज में ही सिचुएटेड थे एज पर दी सर्वे। इसके बावजूद 467 वेल्स में से 350 वेल्स पोल्यूटेड थे। इस पीआईएल को एक्नॉलेज करते हुए कोर्ट के पास ये इश्यूज आए। क्या तमिलनाडु बेस्ड टैनरीज अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकती है 2 लाख से ज़्यादा लोगों के हेल्थ और लाइफ के एक्सपेंस पर? अब आते हैं कंटेंशंस पर। एपलेंट्स ने ये कंटेंट किया कि पलार रिवर, एग्रीकल्चरल लैंड्स, वेल्स और सॉइल क्वालिटी पूरी तरह से डिग्रेड और पोल्यूट हो चुकी थी टैनरीज के अनट्रीटेड सीवेज के डिस्चार्ज की वजह से। फर्दरमोर उस एरिया में ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज पड़ गई थी पोल्यूटेड और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से। एपलेंट्स का अगला कंटेंशन ये था कि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने टैनरीज को डायरेक्ट किया था एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने के लिए जो कि फॉलो नहीं किया गया। कोर्ट ने नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट किया था ट्रीटमेंट प्लांट्स के इंस्टॉलेशन और प्रोग्रेस को एग्जामिन करने को। नीरी की रिपोर्ट में ये फाइंडिंग निकली कि 30 में से सिर्फ 7 टैनरी साइट्स ही हैं जो ट्रीटमेंट प्लांट्स का यूज़ कर रही हैं। रिस्पोंडेंट्स की साइट से कंटेंट किया गया था कि इन तमिलनाडु बोर्ड द्वारा फिक्स किया गया टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड स्टैंडर्ड अनजस्टिफाइड था। इसको इन्वेस्टिगेट करते हुए नीरी ने प्रूव किया कि तमिलनाडु बोर्ड द्वारा फिक्स किया गया TDS स्टैंडर्ड जस्टिफाइड था। अब आते हैं इस केस के रेशियो और डिसीजन पर। कोर्ट ने अपने डिसीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया एक अथॉरिटी बनाने को अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस अथॉरिटी की फंक्शनिंग को लेकर कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी प्रिस्क्राइब की जो यहाँ दी गई हैं। कोर्ट ने ये भी स्टेट किया कि इस अथॉरिटी को प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पहले हम इन दोनों प्रिंसिपल्स के मीनिंग को जान लेते हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी कॉन्फ्रेंसेस में एक्नॉलेज किया गया है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट, एक्शन या पॉलिसी एनवायरनमेंट या पब्लिक को हार्म पहुंचा सकती है तो उसको रोकने के लिए प्रोटेक्टिव एक्शन लेना ज़रूरी है जब तक उसके रिस्क साइंटिफिकली प्रूव ना हो जाए। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल सिंपली उस प्रैक्टिस को कहा जाता है जिसमें पोल्यूशन प्रोड्यूस करने वाले को रिकम्पेंस करना पड़ता है उसके कॉज किए गए पोल्यूशन के विक्टिम्स को। कोर्ट की जजमेंट पे वापस आते हुए कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया एक स्टेटमेंट बनाने को जिसमें कॉम्पनसेशन का टोटल अमाउंट, पोल्यूटर्स और अफेक्टेड फैमिलीज के नाम और कंसर्न एरियाज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी जाने वाली टोटल अमाउंट लिखी हो। इसके आगे कोर्ट ने 10,000 रुपीज़ का फाइन इम्पोज किया दिए गए एरियाज में बेस्ड टैनरीज पर एंड उन्हें इस फाइन को 31 अक्टूबर से पहले भरने का ऑर्डर दिया। कोर्ट का अगला ऑर्डर था कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट्स या इंडिविजुअल पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को सेटअप करने का और स्टेट बोर्ड से कंसेंट लेने का इन प्लांट्स और डिवाइसेस के ऑपरेशन के लिए। फिर कोर्ट ने उन एरियाज़ के एसपी को ऑर्डर दिया जिन एरियाज़ की टैनरीज ने स्टेट बोर्ड से परमिट नहीं लिया था उन टैनरीज को बंद करने का परमानेंटली या उनको रिलोकेट करके। कोर्ट ने यह भी स्टेट किया कि स्टेट बोर्ड द्वारा सेटअप TDS स्टैंडर्ड्स कंटिन्यू करेंगे ऑपरेट करना और तमिलनाडु में बेस्ड सभी इंडस्ट्रीज और टैनरीज को उन स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना पड़ेगा।
आखिर में कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को एक स्पेशल ग्रीन बेंच बनाने का ऑर्डर दिया इस केस और बाकी सभी इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस को जज करने के लिए। अब आते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस पर। इस केस के एप्लेंट्स एक वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने विक्टिम बनवाड़ी देवी और उनके जैसे कई फीमेल विक्टिम्स के बिहाफ पे ये PIL फाइल की थी। बनवाड़ी देवी राजस्थान गवर्नमेंट के वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर सभी वर्कर्स को एक इशू पर काम करना था और बनवाड़ी देवी ने चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने वाली गवर्नमेंट कैंपेन पिक की। इस दौरान बनवाड़ी देवी के विलेज में एक फैमिली चाइल्ड मैरिज करवा रही थी और बनवाड़ी देवी ने पूरी कोशिश की उस फैमिली को ये कन्विंस करने के लिए कि चाइल्ड मैरिज गवर्नमेंट द्वारा प्रोहिबिटेड करवाई जा चुकी है। हाउएवर बनवाड़ी देवी के अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल रहे और पुलिस इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ गई। पुलिस ने मैरिज को उस टाइम रुकवा दिया पर फैमिली ने अगले ही दिन वो शादी पूरी कर दी। इसके बाद जब सभी गांव वालों को पता चला कि बनवाड़ी देवी ने पुलिस को बुलवा के वो मैरिज रुकवाई थी तो सभी विलेजर्स ने बनवाड़ी देवी और उसकी फैमिली को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। इस बॉयकॉट को फर्दर करते हुए उस फैमिली के 4 मेल मेंबर्स ने रेट्रीब्यूटरी स्पिरिट में बनवाड़ी देवी के हस्बैंड के साथ मार पिटाई की और बनवाड़ी देवी का गैंग रेप किया। पुलिस ने विलेजर्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन में डिलेज लाए, फॉल्स रिपोर्ट सबमिट की और एविडेंस को मिटाने की कोशिश भी की। ट्रायल कोर्ट में सभी अक्यूज्ड को अक्विट किया गया एंड सब्सिक्वेंटली विशाखा ऑर्गेनाइजेशन ने एक PIL फाइल करी वुमेन के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए एट देयर वर्क प्लेस एंड द नीड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। इस PIL में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 15, 19 और 21 की। कोर्ट के सामने मेनली 3 इश्यूज आए। 1. क्या वर्क प्लेस में हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को डील करने के लिए फॉर्मल गाइडलाइंस का लाना ज़रूरी है। 2. क्या वर्क प्लेस में हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। 3. क्या एम्प्लॉयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन रिलेशन टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस बाय और टू देयर एम्प्लॉयज़। अब आते हैं इस केस के कंटेंशंस पर। विशाखा ऑर्गेनाइजेशन का ये कंटेंशन था कि वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट होना बहुत कॉमन है एंड ऐसे केसेस में एम्प्लॉयर्स ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच जाते हैं कोई लेजिस्लेशन ना होने के कारण। मोरओवर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे एक्ट्स वुमेन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। ऐसे एक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए लेजिस्लेशन लाना ज़रूरी है एंड एज सच विशाखा ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट से प्रे किया फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेसेस। अनसरप्राइजिंगली इस केस में रिस्पोंडेंट काउंसिल ने पिटिशनर्स के केस को सपोर्ट किया और कोर्ट को असिस्ट किया इफेक्टिव मेजर्स लाने में। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में रूल किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस वुमेन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है एंड उसको प्रिवेंट करने की लेजिस्लेशन की नॉन एग्जिस्टेंस को भी एक्नॉलेज किया। इसको फर्दर एलैबोरेट करते हुए कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि इंडियन पीनल कोड के एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे केसेस के लिए इनसफिशिएंट हैं। आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने इंटरनेशनल कन्वेंशंस को रेफरेंस किया, पर्टिकुलरली आर्टिकल 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज A और F और आर्टिकल 24 कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का। अल्टीमेटली कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस निकाली जिसका नाम विशाखा गाइडलाइंस रखा गया। इन गाइडलाइंस को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 के अंडर लॉ की मान्यता दी और इन्हीं गाइडलाइंस ने द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 की फाउंडेशंस बनाई। अगला केस है KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस को पिटिशन के थ्रू फाइल किया था कर्नाटका हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज KS पुट्टस्वामी ने। अपनी पिटिशन में इन्होंने आधार प्रोजेक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्वेश्चन किया। आधार प्रोजेक्ट यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट था जिससे कि इंडिया के सभी सिटीजन्स को 12 डिजिट नंबर असाइन किए जाने का प्लान था। आधार प्रोजेक्ट के थ्रू इंडियन सिटीजन्स को गवर्नमेंट की काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट मिलने वाला था और इस प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट का फ्रॉड्स और फॉल्स बेनिफिशरीज को हटाने का प्लान था। आधार प्रोजेक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे क्वेश्चन तब उठा जब UIDAI ने आधार में लोगों के बायोमेट्रिक डेटा की कंपाइलेशन और स्टोरेज की बात की। इस कंटेंशन को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया बिफोर अ 3 जज बेंच। राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वेरिड जजमेंट्स थी और एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए ये मैटर सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच को रेफर किया गया। इस केस का प्राइमरी इशू राइट टू प्राइवेसी का इंक्लूजन फंडामेंटल राइट्स में है या नहीं को लेकर था। अब आते हैं इस केस के कंटेंशंस पर। रिस्पोंडेंट्स ने अपने कंटेंशंस के सपोर्ट में MP शर्मा और खड़क सिंह की जजमेंट्स को साइट किया जिसमें कोर्ट ने ये रूल किया था कि राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट नहीं है।
साइटेड जजमेंट्स के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि एमपी शर्मा की रूलिंग 8 जज बेंच ने दी थी और खड़क सिंह की जजमेंट 6 जज बेंच ने दी थी। अपनी आर्ग्यूमेंट फर्दर करते हुए रिस्पोंडेंट्स ने ये भी आर्ग्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का इंटेंशन ही नहीं था राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने का। पेटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट ये थी कि रिस्पोंडेंट्स द्वारा साइटेड जजमेंट्स ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में एक्सप्लेन किए गए प्रिंसिपल्स पे फाउंडेड है। इसको एलैबोरेट करते हुए पेटिशनर्स ने कंटेंट किया कि ए.के. गोपालन की जजमेंट में कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को अपने इंडिविजुअल टाइटल्स तक ही सीमित कर दिया था और ए.के. गोपालन की जजमेंट को बाद में ओवरटर्न कर दिया गया था रुस्तम कावस्जी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बाय एन 11 जज बेंच। इसके बाद पिटिशनर्स ने कंटेंट किया कि मेनका गांधी केस में खड़क सिंह केस की माइनॉरिटी रूलिंग को स्पेसिफिकली अप्रूव किया गया था। मेनका गांधी का केस 7 जज बेंच ने दिया था, इसीलिए खड़क सिंह वाली 6 जज बेंच की जजमेंट ओवररूल कर दी गई थी। फिर पिटिशनर्स ने कंटेंट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल के साथ पढ़ा जाना चाहिए और राइट टू प्राइवेसी को नेचुरल राइट और एक रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की तरह भी देखना चाहिए। इसके अगेंस्ट रिस्पोंडेंट्स ने नैरो अप्रोच लेने की आर्ग्यूमेंट दी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट की तरह ही देखने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने ये कंटेंट किया कि क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही अथॉरिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। अब आते हैं इस केस की जजमेंट पर। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक डिस्टिंक्ट और इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट की तरह रिकॉग्नाइज किया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि राइट टू प्राइवेसी एक नैरो राइट नहीं है, पर ये राइट बॉडी और माइंड तक एक्सटेंड करता है, जो इंक्लूड करता है एक इंडिविजुअल के चॉइसेस, इन्फॉर्मेशन और फ्रीडम को। राइट टू प्राइवेसी को नैरोली इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता और ये राइट इन्फोर्सेबल है अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने अपनी रूलिंग्स के थ्रू एमपी शर्मा और खड़क सिंह की जजमेंट्स को ओवररूल किया। एमपी शर्मा की जजमेंट को एनालाइज करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि एमपी शर्मा की जजमेंट वैलिड थी ये रूल करने के लिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर्च और सीजर के अगेंस्ट कोई लिमिट नहीं थी एज अपोज टू द 4th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। पर 4th अमेंडमेंट प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी नहीं है और जस्ट बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इक्विवेलेंट नहीं है, राइट टू प्राइवेसी को इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। फिर कोर्ट ने अफर्म किया कि राइट टू प्राइवेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का पार्ट है और प्राइवेसी कोई एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइनली कोर्ट ने कुछ टेस्टिंग मेजर्स दिए जिससे कि राइट टू प्राइवेसी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये 3 मेजर्स हैं। 1, उस एक्ट की लीगैलिटी। 2, उस एक्ट की नीड जो कि एक लेजिटिमेट स्टेट एम के फर्दरेंस में हो। 3, उस एक्ट का ऑब्जेक्ट और स्टेट द्वारा मीन्स उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। जस्टिस एस.के. कौल ने इन 3 मेजर्स में 4th टेस्ट ऐड किया, जो है प्रोसीजर में एस्टैब्लिश्ड गारंटी राइट टू प्राइवेसी के साथ की जाने वाली इंटरफेरेंस के अब्यूज़ के अगेंस्ट। इसके साथ ही इस टॉपिक के सभी केस लॉस डिस्कस किए जा चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग FG लॉ किट।